हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर टिश्यूज। ये जो चैप्टर है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टिश्यूज या जिसे हिंदी में कहते हैं ऊतक। देखिए, लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सेल के बारे में, और सेल जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने लास्ट में जाकर सेल की जो डेफिनेशन थी वो क्या नोट की थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी प्राणी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। और हमने दो तरह के जीव पढ़े थे, एक तो पढ़े थे यूनिसेल्यूलर और एक हमने पढ़े थे मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय। अब जब तक हमको सेल की नॉलेज नहीं है तब तक हम ऊतक वाले चैप्टर तो पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा बेसिक हमने लास्ट चैप्टर में से नोट किया। अब देखो कि आपने बात की किस बारे में कि सेल जो है ये किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक यानी कि उसके स्ट्रक्चर को, उसके शरीर को बना रही है। फंक्शनल यानी कि उसकी बॉडी में जितने भी काम कंप्लीट हो रहे हैं वो सब सेल और सेल के अंदर जो चीजें उनकी मदद से कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। और प्राणी हो गए दो तरह के, एक हो गए यूनिसेल्यूलर, एक हो गए मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। अब देखो, ऐसा जीव जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है उसकी शरीर की तो सारी क्रियाविधियां कौन कंप्लीट करेगा? ये एक सेल ही करेगी। ये एक सेल ही खाना अंदर लेगी, यही बाहर निकालेगी, यही गंदगी को बाहर निकालेगी, यही सांस लेने में मदद करेगी, यही जाने आने में मदद करेगी। इसका मतलब इसका सारा काम ये एक ही सेल करेगी। लेकिन ये जो जीव है मल्टी सेल्यूलर, इनके अंदर ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका शरीर करोड़ों, अरबों, खरबों में भी कई खरबों सेल्स से मिलकर बना है। तो हर सेल अलग अलग काम करेगी तो जीव का एग्जिस्ट कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। सही बात। अब देखो, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये तो हो गया सेल के बारे में, लेकिन यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी कि स्पेसिफाइड सेल्स के ग्रुप की, जिसको कहा जाएगा टिश्यू। तो अब हम आ गए हमारे चैप्टर पर, दैट इज टिश्यूज, जो कि किसमें पाए जाएंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ध्यान रखना, सिंगल जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ये टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाएंगे केवल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं और हमारे टॉपिक को नोट करते हैं कि टिश्यू है क्या। देखो, अब हम बात करें टिश्यू की। इसे हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक है। अब है क्या ये देखो, तो हमने ये जाना कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के सारे काम तो एक ही सेल ने कर दिए, लेकिन हम हमारी बात से चालू करते हैं। ठीक। अब देखो कि हमारी बॉडी में कितने सारे काम हो रहे हैं, सोच रहे हैं हम। ठीक है। नर्वस सिस्टम है हमारे अंदर, ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, गंदगी को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसी चीज को उठाने, रखने, लिफ्ट करने, चलने के लिए हमारे पास मसल्स हैं अलग अलग तरह की। ठीक है। ब्लड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सप्लाई के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है ना। अब ये सारे काम क्या एक ही सेल कर सकती है? ये सारे काम एक ही सेल कर पाना, एक ही सेल के द्वारा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा? इसके लिए क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप्स पाए जाएंगे सेल्स के, और ये जो ग्रुप होंगे यही क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। तो यहाँ से अब हम नोट करेंगे हमारी डेफिनेशन को कि ये टिश्यूज होते क्या हैं। चलो, ये तो बात हो गई ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस में एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग तरह के टिश्यूज पाए जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करें अगर प्लांट्स की। ठीक है।
अब देखो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, प्लांट्स के अंदर पत्तियों में खाना बन रहा है क्लोरोफिल की मदद से विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस खाने को पौधे को सब जगह पहुंचाना है। पौधे में आपने पानी दिया तो कहाँ दिया, जड़ों में। न्यूट्रिएंट्स डाले, खाद डाली तो जड़ों में। अब वो सब कहाँ जाएंगी, पौधे के सभी भागों तक। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों काम क्या एक ही तरह की सेल कर पाएंगी या एक ही सेल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसके लिए प्लांट्स में क्या पाया जाता है, वेस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम क्या करता है, जड़ों में से न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है और वाटर को यानी कि पानी को और जो खाद वगैरह हम देते हैं ना, पोषक तत्वों को लेके जाता है पूरे पौधे के लिए। और पत्तियों में जो खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको पौधे के सभी भागों तक ले जाने का काम करता है फ्लोएम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ना अलग अलग तरह की सेल्स वाला, ये केवल मनुष्यों में या जानवरों में ही नहीं है, ये पौधों के अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है किस चीज के लिए, टिश्यूज के लिए। तो टिश्यूज क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल which are similar in structure and perform same work। देखो डेफिनेशन को नोट करो कि ऐसी सेल्स का ग्रुप जो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, है ना, एंड परफॉर्म सेम वर्क। परफॉर्म यानी कि कंप्लीट कर रही है किसी एक ही काम को, है ना, या परफॉर्म सेम वर्क ना लिखकर हम लिखते हैं सेम फंक्शन। ठीक है ना। अब सिमिलर इन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ये सेल किसी एक ही ओरिजिन से बनेगी, यानी कि जहां से एक सेल बनेगी वहीं से दूसरी बनेगी, यानी इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थल क्या होगा, समान होगा। तो हम इसको अगर हिंदी में नोट करें तो कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, उत्पत्ति समान हो तथा वे समान कार्य को संपादित करें, कार्य को संपादित करें, उन्हें क्या कहा जाएगा, ऊतक कहा जाएगा। तो ये हो गई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी, इसको आपको नोट करना है। व्हाट इज टिश्यू, छोटे क्वेश्चन में मोस्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो टिश्यू है ना, ये एक टिश्यू एक ही काम को कंप्लीट करेगा, यानी कि एक टिश्यू अगर किसी जीव के शरीर में है तो वो टिश्यू एक ही काम को कंप्लीट करेगा। जैसे कि नर्वस टिश्यू है तो वो वही काम करेगा जो नर्वस टिश्यू का है, और कोई काम वो बॉडी के अंदर कंप्लीट नहीं करेगा। क्लियर है बात। तो ये हमने नोट कर लिया टिश्यू के बारे में। अब देखो कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या ये टिश्यू एक जैसे होते हैं, बताओ मेरे को कि क्या प्लांट्स, नोट कर लिया। तो क्या ये बताओ पहले तो, चलो पहले तो एक बार हम हमारे स्ट्रक्चर को देखें कि ये टिश्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखो सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल, सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, टिश्यू, है ना। टिश्यू मिलकर बनाएंगे किसी ऑर्गन को, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और इससे किसी भी जीव का शरीर या बॉडी, है ना। देखो या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की वो ज्यादा ठीक है। हिंदी में आप नोट करोगे तो ये कोशिका, ये ऊतक हो गया, ये अंग तंत्र, और ये जीव। देखो तो सेल्स मिलकर, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बना लेंगी, एक जैसे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है। अब एक जैसे काम करने वाले सारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो सारी सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यू है स्टमक के अंदर, वो सारे टिश्यूज मिलकर स्टमक को बनाएंगे। स्टमक के अलावा और ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन है ना, पैंक्रियास है जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, लिवर है, ये सब किस में काम आ रहे हैं, डाइजेशन में काम आ रहे हैं। तो वो सारे ऑर्गन्स जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम में आ गए, और इनसे हमारे अब सारे डाइजेस्टिव सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, किसी भी जीव के शरीर का
निर्माण करेंगे। अब देखो एक चीज बताओ कि क्या ये जो टिश्यूज हैं ये एनिमल्स में और प्लांट्स में एक जैसे होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं होंगे ना। देखो एनिमल्स की जब हम बात करें तो एनिमल्स की बॉडी होती है सॉफ्ट, क्योंकि हमारी सेल पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। याद है लास्ट चैप्टर का? याद आ रहा है? देखो तो हमारी बॉडी पर जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है सभी ऑर्गेनिज्म की, मतलब इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। ठीक है, अब हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी चीज की हमें जरूरत है तो उसको हम एक्वायर कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के फंक्शन जो है वो प्लांट्स से अलग होंगे। अब इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर हम जब बात करते हैं पेड़ों की, तो पेड़ आ जा नहीं सकते, प्लस वातावरण की जो परिस्थितियां हैं जिसमें प्लांट्स रहते हैं वो हमसे ज्यादा रिजिड कंडीशंस में रहते हैं। हमें ठंड लगी तो स्वेटर पहन लिया, बाहर बारिश हो रही अंदर आ गए, है ना। लेकिन पौधे कहाँ जाएंगे? वो तो हैं जहीं पर रहेंगे। ठीक है, लगातार अगर हवा तेज चल रही है तो उनको डैमेज होने का भी डर है, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो हमसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहते हैं। इसीलिए ये जो टिश्यूज हैं उनके अंदर ऐसे होने चाहिए जो उनको मजबूती दें और उनको सरवाइव करने में मदद करें, यानी कि जीवित रहने में मदद करें। तो हमारे और प्लांट्स के टिश्यूज एकदम अलग होंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो टिश्यूज होंगे एक तो रिलेटेड होंगे इनकी ग्रोथ से, और दूसरा मान लो इनकी सेफ्टी से, है ना। सेफ्टी का मतलब क्या है कि इनकी मदद करें किसमें? जीवित रहने के लिए। तो इनकी ग्रोथ के लिए तो इनमें पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेफ्टी के लिए इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, सेफ्टी के लिए कह सकते हैं, या इनके जीवित रहने के लिए या इनके सरवाइव करने के लिए इनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो अब इस चैप्टर में हमने जब चैप्टर की पूरी जानकारी ले ली, तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, और आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट एनिमल टिश्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पहला जो टिश्यू है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आप जो पढ़ो ना तो इसी तरह फ्लो चार्ट बना के पढ़ा करो ताकि इजीली याद हो जाए। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, इसको आप लिखोगे विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक, ऊतक ऊतक बार बार मैं नहीं लिखी हूँ, वो आप नोट कर लेना। परमानेंट इसको कहते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ये तीन तरह का होता है। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप लिख लेना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, और तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, इनको आप नोट करोगे तीनों को। ठीक, इसके बाद ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, स्थायी ऊतक, इनका क्लासिफिकेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको कहा जाता है, ये आप जहां बनाओगे ये लिख के इसको खाली छोड़ देना अगली क्लास में, क्योंकि फिर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कहेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ठीक है, लेटरल को लिखते हैं इंटरकैलरी, इसको लिखो अंतर्वेशी, और ये जो लेटरल इसको कहते हैं पार्श्व विभज्योतक ऊतक। ये हो गए इनके तीनों नाम। तो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट्स के उन हिस्सों में पाया जाएगा जहां लगातार वृद्धि होती रहती है। यानी कि कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा खासकर स्टेम और रूट के टिप्स पर, यानी कि जड़ और जो तना है उसके शीर्ष भाग जो होंगे वहां पर सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
ठीक है, इसे डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, या ऐसे लिख लो इसको, इट इज फाउंड या इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधे की जो ग्रोथ है ना उसको बढ़ाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब अपनी स्थिति के आधार पर ये 3 जगह पर पाया जाता है। ठीक, अब देखो इसकी स्थिति अगर अपन देखें तीनों की, ये किसी रूट या शूट का टिप है मान लो, ठीक है। अब इनके अगर अपन नाम नोट करें कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाएगा, तो देखो ये टिप है, यहाँ पर पाया जाएगा एपिकल यानी कि शीर्षस्थ। ये जो 2 नोड्स हैं इनके बीच में जो पाया जाएगा ये होगा इंटरकैलरी, और यहाँ नीचे की तरफ जो पाया जाएगा इसको कहा जाएगा लेटरल। ये तो हो गई इन तीनों की पोजीशन, यानी कि अपनी की पोजीशन के आधार पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये इस तरीके से पाए जाते हैं कि किसी मान लीजिए कि शूट का टिप है, प्लांट के स्टेम का टिप है ये, तो टिप पर पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 2 नोड्स के बीच में पाया जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो निचला हिस्सा होगा वहां पर पाया जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। अब इनके बारे में हम नोट कर लें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा टिश्यू पाया जाएगा और इनके काम क्या है। सबसे पहले हम नोट करो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नोट करो। ठीक है, पहला नोट करो एपिकल या शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ठीक है, लिखो इट इज फाउंड इन प्लेसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि कहाँ पाया जाएगा, वो हिस्से जहां पर की पौधे में वृद्धि हो रही है। ठीक, ग्रोथ इन द प्लेसेस ऑफ ग्रोथ लिख दो, या लिखो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। तने और जड़ के जो किनारे होते हैं उनमें पाया जाएगा शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक सबसे ज्यादा। ठीक है, तो तने की लंबाई में या फिर जड़ की लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो कौन सा ऊतक जिम्मेदार है उसके लिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिम्मेदार होता है। तो पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए लगातार ये वृद्धि करती रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले टिश्यू की, एपिकल के बाद लेटरल या पार्श्व विभज्योतक ऊतक। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक ऊतक नोट कीजिए, लेटरल या पार्श्व विभज्योतक ऊतक। देखो जो तना होता है ना, देखा आपने कि जो नए पौधे होते हैं उनका तना इतना पतला सा, और जो बड़े पौधे होते हैं उनका तना काफी घेर वाला होता है। तो गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गिर्थ का मतलब होता है घेरा, है ना, या व्यास तने का। तो तने व जड़ का, जड़ की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक चाहिए, जिम्मेदार है पार्श्व विभज्योतक ऊतक, ऊतक जिम्मेदार है। आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि ये काम करने के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए, दूसरा काम करने के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए। तो ये काम कौन कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तने की मोटाई को या गिर्थ को, घेरे को बढ़ाने में मदद करता है। ये दोनों नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कैम्बियम भी कहा जाता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना प्लांट में, तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम में आता है। इसको कहीं जब वहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसको कैम्बियम भी कहा जाता है। अब एक और टिश्यू बचा, वो है इंटरकैलरी। तो देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, इंटरकैलरी
ये कहाँ पाया जाएगा? लीव्स का जो बेस होता है ना, ये पाया जाएगा बेस ऑफ लीव्स, लीव्स में, या फिर नोड्स पर। जो ये दो शाखाएं हैं ना ऐसे निकल रही, तो यहाँ पर ज्यादातर ये टिश्यू पाया जाएगा। इस टिश्यू की जो सेल्स होंगी काफी एक्टिव होती हैं, ठीक। और पत्तियों की जो नई नई पत्तियां होती है ना, उनमें ज्यादातर ये टिश्यू पाया जाता है। तो काम इसका वही, लगातार सेल्स डिवाइड होते रहना और इन हिस्सों की ग्रोथ को अच्छे से कंप्लीट करना। काम आपने इनके नोट कर लिए। ये जो टिश्यूज हैं, ये सारे टिश्यूज होते हैं, ये पतली झिल्ली, इनकी जो सेल्स होती है ना एकदम पतली होती है, अच्छे से इनमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, लेकिन इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। वैक्यूल्स क्यों नहीं पाई जाती है, ये आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, नहीं तो अगली क्लास में बता ही दूंगी आपको। इन दोनों के फंक्शंस आपको अच्छे से ऐड करने, प्लस वो जो डायग्राम हमने नोट किया अभी, उस डायग्राम को भी बनाना प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। क्लास कैसे लगी वो बताना। अगली क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट चैप्टर वाला जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद फिर एनिमल टिश्यूज हमारे पढ़ने बाकी रह जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।